एपिसोड की स्टार्टिंग में फाइट स्टार्ट होता है और फाइट स्टार्ट होते ही कॉन्ग आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। ये देखकर फैंग अपना अर्थक्वेक वाला अटैक करता है जमीन पर, जिस कारण से सी टाइप के अलॉय वाले टाइल्स भी टूट जाते हैं। ये देखकर कॉन्ग तो दूर भागता है। तभी फैंग शॉक वेव का यूज करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिस वजह से कैंग के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगती है। वो उन्हें डॉच करने का ट्राई कर ही रहा था, तभी फैंग एक और भयानक सा अटैक कर देता है। ये देखकर पहले होस्ट कहते हैं फैंग के पंच का और उसके चिल्लाने का कोई भी रिलेशन नहीं है ना। तब लेडी होस्ट बताती है फैंग वज्र पंच का यूज कर रहा है, उसका पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने सी टाइप का अलॉय भी तोड़ दिया है। फैंग उन टाइल्स के टुकड़ों का यूज करके कॉन्ग के ऊपर हमला कर रहा है। कॉन्ग फैंग के डायरेक्ट अटैक से नहीं फाइट कर रहा है, मगर अभी भी वो फैंग के द्वारा किए हुए प्रेशर से जूझ रहा है। इधर मास्टर सोच रहे थे अगर फैंग चाहता तो वो कॉन्ग को डायरेक्ट हिट करके उसे खत्म कर सकता था, मगर वो उसे डायरेक्टली हिट क्यों नहीं कर रहा है। ये देखकर कॉन्ग का हेड मास्टर सोचने लगता है ये किस टाइप का घटिया स्ट्रेटेजी है। इधर फैंग के अटैक के कारण कॉन्ग के फेस पर कट लग जाता है। कॉन्ग देखता है कि फैंग और उसके बीच का गैप बहुत ज्यादा है, मैं तो उसे टच भी नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ फैंग हेवनली फीस्ट का यूज करता है, जिस कारण से बचे हुए टाइल्स भी चकनाचूर हो जाते हैं और कॉन्ग की तरफ उसका मलबा बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड जाते हैं। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये देखकर रेफरी अनाउंस करते हैं इस मैच का विनर है फैंग। तब कॉन्ग सोचने लगता है ये फैंग कितना बड़ा बुली है, मैं तो इसे एक पंच भी नहीं मार पाया। अगर ये मुझे डायरेक्ट हिट मारा होता तो मुझे हार को एक्सेप्ट करने में हल्का शर्म आती, मगर ऐसे हार को एक्सेप्ट करना काफी ह्यूमिलिएटिंग लग रहा है। इधर फैंग हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें हमारा बेट याद है ना। इधर कॉन्ग के साथी अपने मास्टर से पूछते हैं क्या हमें अभी भी फाइट करने की जरूरत है। तब वो कहते हैं तुम सब लड़ने से पहले ही हार नहीं मान सकते हो, वहां पर जाकर अपना स्ट्रेंथ दिखाओ। जैसे ही वो बंदा एरिना में जाता है वैसे ही फैंग उसे हवा में उड़ा देता है और रेफरी की तरफ एक मिशीवियस सी स्माइल पास करते हुए पूछता है क्या आप स्टाइल को सही नहीं करवाने वाले हो। ये सुनकर रेफरी बेचारा सोचता है स्टाइल चेंज करने का क्या ही फायदा जब तुम अगले राउंड में उसे तोड़ ही दोगे, शांति से फाइट करो। ये सुनकर फैंग गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ हेडमास्टर अपने साथी को बोलते हैं कल से एरिना में ए ग्रेड का अलॉय लगा देना, अगर इसने ए ग्रेड का अलॉय भी तोड़ दिया तो अगली बार से हम इसे कंपटीशन में नहीं रखेंगे। ये सुनकर डीन सोचते हैं सीसी स्कूल वालों से फैंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, इसी कारण से वो यहाँ के प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि सीसी स्कूल वालों ने बहुत सारी गलती की है और सही से टूर्नामेंट को अरेंज नहीं किया, जिस कारण से उसके टीम को अच्छा नहीं लगता। तब फैंग कहता है भूल जाओ इस बात को, अब हम फाइट के बाद मिलेंगे। ये कहते ही वो फाइट को स्टार्ट कर देता है और एक पावरफुल अटैक से उसकी मेंटेलिटी पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है और तभी वो अपना महापंच भी यूज करता है, जिस कारण से वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर फैंग कहता है कि मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, मैं आगे भी लड़ सकता हूँ। उसका ये स्टेटमेंट टीवी पर बाकी टीम भी देख रही थी। मिलिट्री वाला टीम सोचता है अब हम फैंग को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपना पूरा मेंटेलिटी यूज करे। दूसरी तरफ गू सोच रहा था हम दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप है। वोंग भी उसे देखते हुए सोचता है फैंग ने उन बंदों को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया और वैसे भी वो लोग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं फैंग के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकता हूँ जब वो मिलिट्री वालों से लड़ेगा। मुझे डर है कि सॉन्ग और याओकी अपना स्ट्रेंथ सही से दिखाएंगे और मेरे काम आएंगे। दूसरी तरफ कॉन्ग का मास्टर सोच रहा था क्या फायदा बच्चों को एरिना में भेजने का जब हमें पता है कि फैंग उन्हें हवा में उड़ा के खत्म कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं फैंग दूसरे बंदे से भी जीत गया था। ये देखकर होस्ट कहते हैं ये मैच तो बहुत ही फास्ट था, कुछ मिनट भी नहीं लगे इस मैच को खत्म होने में। इधर फैंग अरीना से जाते हुए किन से मिलता है और उसे कहने लगता है ये सभी टुकड़े सिर्फ सी ग्रेड के हैं और सीसी स्कूल बहुत ज्यादा एम्बेरस है इसे ले जाने में। अगर तुम वहाँ गए और उन टुकड़ों को तुम कलेक्ट कर लिए तो मैं तुम्हें 30% दूंगा और 70% मेरा होगा। जिस पर किन कहता है तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते। ये सुनकर फैंग उसे बताने लगता है मेरी समाज में इज्जत है और मैं ये करते हुए पकड़ा नहीं जा सकता हूँ, मगर तुम्हें कोई भी नहीं जानता है जिस कारण से तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर किन गुस्से में कहता है अगर मैं उन्हें ले आया तो सब पैसे मेरे होंगे। जिस पे फैंग कहने लगता है मैंने उन टुकड़ों को तोड़ा जिस कारण से 50-50 कर लेते हैं, मगर किन नहीं मानता और कहता है 80% मेरा होगा और सिर्फ 20% तुम्हारा। ये सुनकर फैंग ना मानते हुए उसे 30/70 का रेशियो रखने को बोलता है और बताता है उन्हें ये काम जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाएगी। अब हम फैंग को उसके साथी के पास देखते हैं जहां फैंग कह रहा था इस टीम के साथ तो लड़ने में मुझे
मजा आ गया। अगर हम टॉप 10 में पहुंच गए तो हमें चैलेंज करने से पहले हर बंदा एक बार सोचेगा। हमें जीतने के लिए सिर्फ 3 टीम को हराना है और मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया था, जिसपे टीम का एक बंदा हाँ में जवाब देते हुए कहता है फैंग तुम्हारा वाइटलिटी बहुत ज्यादा है, जिसपे फैंग कहता है हाँ तुम्हारे वाइटलिटी से सिर्फ मेरा 3200 कैलोरी ज्यादा है। ये सुनकर वो बंदा शॉक्ड होते हुए सोचता है एक नॉर्मल पीक लेवल 4 का वाइटलिटी कम से कम 2000 होता है और एक ट्वाइस होन मार्शल आर्टिस्ट का वाइटलिटी सिर्फ 2400 होता है और थ्राइस होन वाले का 2600। मगर फैंग के पास इतना ज्यादा वाइटलिटी क्यों है और ये पॉसिबल कैसे है? तब उसका साथी कहता है तुमने अपना कॉम्बैट लेवल इतने हाई लेवल पर सीखा है, इसका मतलब हमारे वहाँ होने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम बचे हुए 19 टीम को अकेले ही हरा सकते हो। तभी वहाँ पर किन भागते हुए आता है और उसके हाथ में टाइल्स के टुकड़े होते हैं। वो हंसते हुए कहता है चलो जल्दी से बांट लेते हैं, अगर यहाँ पर सीसी स्कूल वाले आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर फैंग सोचता है ये मेरे साथ पक्का स्प्लिट नहीं करने वाला है और इसके लिए मेरे से लड़ाई भी कर सकता है। तभी किन उससे पूछता है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, क्यों कुछ हुआ है क्या? तभी वहाँ पर लायन भी आ जाते हैं जो कहते हैं बहुत हो गया तुम सबका बेवकूफपना। उन्हें देखते ही किन डर जाता है। तब फैंग हंसते हुए कहता है लायन मैं सोच रहा था हम इस टाइल को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे हम फंड की तरह यूज कर सकते हैं न्यू स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए। इसमें शर्म की क्या बात है, आखिर ये हमारा ड्यूटी बनता है। मैं अपने स्कूल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या बोल रहा है। एक दिन आएगा जब हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और कैटाकॉम्ब में सैक्रिफाइस होकर भी आएंगे। ये सुनकर लायन नर्वस होते हुए सोचते हैं क्या ये वही फैंग है जो अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों से बात करता है और ये किसी की भी चिंता नहीं करता है। ये हमेशा माओ के बारे में सोचता रहता है, क्या ये सच है? फिर फैंग कहता है लायन मुझे पता है आपको लग रहा होगा मैं आपसे गुस्सा हूँ और बदला लेना चाहता हूँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने स्कूल का नाम बढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद फैंग एक के बाद एक झूठ बोलता है। ये देखकर लायन बोलते हैं तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मुझे खुशी है कि तुम हमारे स्कूल को सबसे आगे रख रहे हो। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। ये सुनकर फैंग स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू सर और मनी मन एविल सा फेस बनाते हुए कहता है किन अब तुम अपना सामान लायन को दे दो, तुम्हारे साथ तो यही होना था, मैंने पहले ही बोला था हम दोनों बांट लेते हैं। ये सुनकर बेचारा किन हैरान होता है और कुछ सोच नहीं पाता। फिर फैंग उसे भी एक लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर देता है जिस कारण से सभी स्टूडेंट किन के खिलाफ हो जाते हैं और उसे फोर्स करने लगते हैं उन टाइल्स को लायन को देने के लिए। अब ये सब देख कर किन कुछ भी नहीं बोल पाता और गुस्से में सभी चीजें फैंग की तरफ फेंक देता है। फिर फैंग अपने मीठी मीठी बातों से सभी को अपने टीम में कर लेता है। तभी फैंग के पास शैन आता है। उसे देखकर फैंग कहता है सीनियर आप इस बारे में बुरा फील मत कीजिए, हम सबको पता है कि आप पहले मिलिट्री डिपार्टमेंट में थे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे स्कूल को एक दिन आपकी जरूरत होगी, क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं? जिसपे शैन हाँ में जवाब देता है। तभी फैंग जाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अभी जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए जो मर्जी वो करो। ये सुनकर किन गुस्से में पूछता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जिसपे फैंग बताता है वही मतलब जो तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर किन गुस्से में सोचने लगता है मैं इस फैंग के बच्चे को तो बाद में बताऊंगा और जो लोग इसका साथ दे रहे हैं उन्हें भी बाद में पता चल जाएगा उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी गलती की है फैंग को सपोर्ट करके। अब हम फैंग को देखते हैं जो ऊपर से बाकी टीम्स का मैच देख रहा था और देखते हुए काफी बोर हो जाता है और सोचता है चलो अब टॉप 10 लिस्ट फाइनलाइज हो चुका है, अब टाइम आ चुका है फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट करने का। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए पूछ रहे थे आपने रूल्स को चेंज क्यों कर दिया? तब उन्हें बताया जाता है कि रूल्स अभी भी सेम हैं, दो टीम का फाइट होगा और जो लास्ट में बचेगा वही विनर होगा। लास्ट में लूजर्स का भी फाइट होगा और वो जीत पाते हैं तो आगे जाके विनर से फाइट करेंगे। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है इस टूर्नामेंट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये लोग हमारे स्कूल को एफ और एन स्कूल के साथ सेम ग्रुप में डाल सकते हैं। इधर फैंग याओ के पास आकर कहता है अगर तुम मेरे से हार गए तो मैं तुम्हारा टाइटल थर्ड ग्रेटेस्ट रैंक 4 का टाइटल तुमसे ले लूंगा। ये कितनी दुख की बात है कि तुमने रैंक 4 के चैंपियन को चैलेंज नहीं किया। ये सुनकर याओ कोल्ड रिप्लाई देते हुए कहता है अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। तभी वहाँ पर वोंग को आते हुए देखकर फैंग झुकते हुए कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हम नेक्स्ट राउंड में एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। जिसपे वोंग कहता है मैं तुम्हें फाइनल में देखने का वेट कर रहा हूँ। तब फैंग उन्हें बताता है न्यू रूल्स के हिसाब से टॉप 4 के बाद
चांस है कि वो एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। हमें इससे पता लग सकता है कौन वीक है और कौन स्ट्रांग। ये सुनकर मास्टर सोचने लगते हैं, अभी हमने मैच को स्टार्ट भी नहीं किया और तुम पहले से ही डिस्कस कर रहे हो कि तुम्हारा मैचअप कौन होगा। क्या ये IQ टेस्ट है या फिर कुछ और? इन यंग जनरेशन को पता ही नहीं है कि आखिर हमने इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब हम देखते हैं फैंग याओ के ग्रुप में था और वो अंगू के ग्रुप में था। अब अनाउंस कर दिया जाता है कि कॉन्ग किस ग्रुप में फाइट करने वाला है, जिस कारण से स्टेडियम में अलग ही जोश फैल जाता है। इधर फैंग के फैंस उसकी वाह वाह करने लगते हैं। ये देखकर तो पहले वो डर जाता है और कहता है मैंने इन्हें पे करके नहीं बुलाया, ये तो मेरे रियल फैंस है। तब शैन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अरीना को ब्रेक करके बहुत सारे फैंस को इकट्ठा कर लिया है। तब फैंग हंसते हुए कहता है मैं पब्लिक को अपना पूरा स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकता, मुझे अपने पावर को छुपा के रखना है। फैंग के साथी एक के बाद एक जीते जा रहे थे अपने ओपोनेंट से और फैंग अपने साथियों का मैच देख रहा था ऊपर से। तभी वहाँ पर रिपोर्टर पहुँच जाता है और फैंग से पूछता है क्या तुम आज के टूर्नामेंट रैंकिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हो? जिसपे फैंग कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ऑफ कोर्स माओ ही फर्स्ट पर है। अब हम 15 दिसंबर का सीन देखते हैं जहां फैंग के टीम और एस ग्रुप में फाइट होने वाला था। फैंग अरीना की तरफ बढ़ने लगता है, जाते हुए वो अपने साथी का ब्लेड लेते जाता है और कहता है मैं अपने ब्लेड का यूज इतनी जल्दी नहीं कर सकता हूँ, अगर ये टूट गया तो मैं तुम्हें न्यू दिलवा दूंगा। तब वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी इसे रिप्लेस करने वाला था, वैसे मैं बता दूं कि ये C क्लास का अलॉय से बना है। तब फैंग कहता है ये तो अच्छी बात है, मुझे C रैंक का ही चाहिए था। दूसरी तरफ फैंग का ओपोनेंट भी अरीना की तरफ बढ़े जा रहा था। तब मास्टर उसे बताते हैं तुम फैंग के मेंटेलिटी से बच के रहना, जिसपे वो कहता है मैंने उसके मेंटेलिटी को फेस करने के लिए अपने आप को रेडी करके रखा है, वैसे भी वो मेरे लेवल का है, इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उससे फाइट करते टाइम इस बंदे का नाम GA है और ये एस ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इधर फैंग अपने अटैक्स का यूज करके टाइल्स को तोड़ने का ट्राई करता है मगर वो उन टाइल्स को तोड़ ही नहीं पाता। तब GA उससे पूछता है क्या तुम मुझे इन टाइल्स के टुकड़ों से मारने का ट्राई करने वाले थे? तब फैंग हाँ में जवाब देते हुए कहता है लोग यहाँ पर टिकट खरीद कर मेरा मैच देखने आए हैं, मगर ये कितनी बेकार बात है कि ये मैच कुछ ही मिनट टिकने वाला है। उसके बाद रेफरी फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। ये देखते ही GA फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तब फैंग उसके अटैक से बचते हुए कहता है मैंने बोला ना अब मेरी बारी है तुम्हें अपना स्ट्रेंथ दिखाने की। ये सुनकर GA उसके ऊपर दूसरा अटैक कर देता है मगर फैंग अपने ब्लेड से उसका अटैक को डॉच करने में सफल हो जाता है। ये देखकर GA सोचने लगता है इसका वाइटलिटी तो बहुत ही ज्यादा है। इधर फैंग कहता है तुम्हारा वाइटलिटी तो 2500 से कम है और तुम्हारा स्ट्रेंथ भी कुछ खास नहीं है, मेरा ये ब्लेड ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। ये कहकर फैंग अपने ब्लेड का उसके ऊपर वॉर करते हुए महापंच से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अभी वो बंदा समझ ही रहा था, तभी फैंग इनविंसिबल पंच भी उसे मार देता है जिस कारण से वो सीधा दूर जाके गिरता है। इधर सभी ऑडियंस हैरान थी कि ये मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया। इधर होस्ट भी हैरान थे कि इसका वाइटलिटी इतना ज्यादा कैसे है। दूसरी तरफ फैंग सोच रहा था मुझे टोटल 3000 वाइटलिटी का यूज करना पड़ा GA को हराने के लिए, वैसे भी सिर्फ 3 मिलियन ही खर्च हुए हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो रेफरी से कहता है अब नेक्स्ट ओपोनेंट को भेजिए, मैं रेडी हूँ। इधर फैंग उन बाकी सब ओपोनेंट को भी एक एक करके उड़ा देता है। उसका मैच देखकर एक बंदा सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड ब्लडेड और क्रूएल इंसान है। दूसरी तरफ हान डरते हुए गू से कहता है फैंग ने तो उसे एक झटके में हरा दिया, अगर हम उससे सामना करेंगे तो हमारा क्या होगा? तब गू कहता है पता नहीं, ये तो मैच के टाइम ही पता चलेगा और हमें अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑडियंस फैंग की बढ़ चढ़ कर तारीफ किए जा रही थी जिस कारण से वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। दूसरी तरफ डीन और मास्टर कैटाकॉम के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें याद आता है कि लॉन्गेटिविटी शॉर्ट तो ओल्ड मैन यूज कर रहे हैं। तब वो उनकी बुराई करते हुए कहते हैं उनके तो दिन आ चुके हैं और वो सही से उसे यूज तक नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ हम ओल्ड मैन को देखते हैं जिन्हें छींके आ रही थी। तब वो सोचते हैं कि मुझे इस वक्त कौन याद कर रहा है। फिर वो अपने एक साथी से मिलते हैं। वो उससे कहते हैं तुम्हारा एक हाथ कहाँ पर गया और बाकी सब कहाँ पर है, जिसपे उनका साथी बताता है चैंपियनशिप फाइनल्स पर पहुंचने वाला है, इस कारण से सभी लोग उस मैच को देखने गए हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन उनसे पूछते हैं तुम कैसे हो? फिर वो कहते हैं एक दिन पहले फैंग ने GA को हराया। ये देखकर मुझे काफी
अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए जीतना बहुत ही आसान था। ये सुनकर ओल्ड मैन हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं फैंग को बता देना अभी मुझे बहुत से सामान को समेटना है, इसीलिए वो मैच के बाद मेरी हेल्प करने आ जाए। तब उनका साथी पूछता है क्या तुम्हें सही में जाने की जरूरत है। ये सुनकर ओल्ड मैन हंसते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स, मुझे फेमस जो होना है। तुम मेरे स्वॉर्ड लॉन्गेटिविटी के गुड न्यूज के लिए तैयार रहना। अब हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग और याओ का मैच होने वाला था। याओ मनी मन सोचने लगता है ये तो इसका ब्लेड नहीं है। इसके बाद याओ अपने मेंटलिटी पावर का फैंग के ऊपर यूज करना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है फैंग मैं तुमसे तब से लड़ना चाहता था जब मैंने सुना था तुम्हारा मेंटलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैंक 4 के फाइटर में सिर्फ तुम और मैं ही एक सिर्फ बंदे हैं जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं मेंटलिटी के मामले में। जिस पर फैंग स्माइल करते हुए कहता है मैं भी इस पल का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, मगर फिर भी मेरे पास एडवांटेज है और मुझे किसी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।